हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्स किया आया था थोड़ा सा आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिज़न के बारे में। ठीक है ना, अब थोड़ा सा अब उसको डिटेल में करेंगे इस वीडियो में पूरा अच्छे से। ठीक है ना, देखो तो पहला है आपका न्यूक्लियर फिज़न, इसी को कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ आपको कि जितने भी पावर प्लांट हैं हमारे, पावर प्लांट आई थिंक आपको पता होगा उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि कोल बर्न करते हैं, पानी उबालते हैं, स्टीम बनाते हैं और फिर टरबाइन घुमाकर हम इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से लेते हैं। ये हमारा पावर प्लांट होता है। उसका मेन मैंने ब्लॉक डायग्राम से आपको उसकी वर्किंग समझाई है। कोयल बर्न करेंगे, हीट एनर्जी लेंगे, पानी गर्म होगा, स्टीम बनाएंगे, टरबाइन घुमाएंगे और ये यहाँ से फिर आगे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है पावर प्लांट में। ठीक है ना, तो पावर प्लांट में अगर मैं आपको ये बात करूँ कि हमें कोयला बर्न करना है, ठीक है ना, एनर्जी अगर मैं 1 किलो कोयले की बात करूँ, आपने 1 kg कोल बर्न किया तो आपके पास कितनी एनर्जी मिलेगी? 10⁻⁷ जूल मिलेगी, 10⁻⁷ जूल। और वहीं उसकी जगह पर अगर आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में मान लीजिए आप 1 kg यूरेनियम को से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना, 1 kg यूरेनियम ले लिया आपने, ठीक है ना, तो उससे आपके पास 10⁻14 जूल एनर्जी मिलेगी। ये मैं एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा यूरेनियम है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कोल, तो इसलिए हम अल्टरनेट सोर्स की तरफ देख रहे हैं। मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि जैसे आपको मान लीजिए 100 वाट का एक बल्ब यूज़ करना है, ग्लो कराना है। कितने वाट का भाई? 100 वाट का, ठीक है ना। और 100 वाट के बल्ब के लिए आपने जो इलेक्ट्रिसिटी ली वो लिया आपने कोल को बर्न करके, ठीक है ना, कोल को बर्न किया आपने, तो वो आपका बल्ब जो है वो 8 आवर तक ग्लो करेगा। 1 kg स्टैंडर्ड के लिए बात कर रहे हैं। उसी की जगह पर अगर आप यूरेनियम 235 लेते हैं, यूरेनियम के दो तीन हैं बेटा, 235, 238, 236, तो मैं बात कर रहा हूँ यूरेनियम 235 की, ठीक है। तो उसमें अगर हम कंप्लीट फिज़न करते हैं, इसका कंप्लीट फिज़न करते हैं, तो उस कंप्लीट फिज़न में ये हमारा बल्ब जो है वो 3 × 10⁻⁴ ईयर्स तक ग्लो करेगा, ठीक है ना। 3 × 10⁻⁴ ईयर्स तक आपका ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो आपका यूरेनियम है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आ गई होगी अब तक, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था आपका कि अब न्यूक्लियर फिज़न क्या होता है। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक हैवियर न्यूक्लियाई है, ये आपका हैवियर न्यूक्लियाई है, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 स्मॉलेस्ट न्यूक्लियाई में और अपने आप को स्टेबल बना लेगा। और जैसे ही स्प्लिट होगा इसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म कर लो कि जो एनर्जी निकलेगी वो इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन निकलेगी, इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। मोस्टली क्या होता है, ये गामा रेडिएशन निकलती है। अगर मैं बात करूँ यूरेनियम की, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलती है वो गामा रेडिएशन हमें मिलती है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये होगा कैसे, ठीक है ना। ये तो मैंने बताया कि ऐसा होता है, पर ये होगा कैसे। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए फर्मी, ठीक है ना। इन्होंने ये बताया कि अगर आप न्यूट्रॉन को, ठीक है ना, न्यूट्रॉन क्योंकि खुद कैसा है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन को अगर यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कराओगे, ठीक है ना, या किसी भी आप ये कह सकते हैं किसी भी हैवियर न्यूक्लियाई को अगर हम न्यूट्रॉन पे बम्बार्ड कराते हैं तो हैवियर न्यूक्लियाई जो है ना वो स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में। तो ऐसा ही फिर यूरेनियम के साथ ट्राई किया गया। न्यूट्रॉन खुद एक न्यूट्रल है, फर्मी ने ऐसा बताया कि न्यूट्रॉन खुद न्यूट्रल है और उसको जब बम्बार्ड कराएंगे तो वो नए एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा, ऐसा उसने बोला, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फिज़न में क्या होगा कि हैवियर न्यूक्लियाई आपका लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो लगभग एनर्जी हमें मिलती है ना वो कितनी मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड मिलती है। देखो मैं अगर आपको एक रिएक्शन बताऊं यूरेनियम की, तो ये यूरेनियम 235 ले लेते हैं, 92 235, एक न्यूट्रॉन के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्या है, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक तो बैरियम, एक मिलेगा हमें क्रिप्टॉन, ये बैरियम हो गया, ये क्रिप्टॉन हो गया, ये 56, ये 36, 141 और ये 92, ठीक है। प्लस में 3 न्यूट्रॉन्स हमें मिलेंगे और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होगी।
तो ये तो हमारी रिएक्शन है कि इस तरह से यूरेनियम जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अब इन न्यूट्रॉन्स की क्या खास बात है कि ये न्यूट्रॉन्स आपके स्लो न्यूट्रॉन्स है, यानी इनके देखो आपने पढ़ा है पहले भी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर मूव करते हैं, तो इसलिए इनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, स्लो न्यूट्रॉन बोल दिया जाता है, या इनको थर्मल न्यूट्रॉन बोल दिया जाता है, थर्मल न्यूट्रॉन, ठीक है ना। स्लो न्यूट्रॉन या थर्मल न्यूट्रॉन हम इनको बोलते हैं। अब अगर मैं इसमें एग्जैक्टली आपको मास डिफेक्ट बताऊं, एग्जैक्टली मास डिफेक्ट बताऊं, तो इनिशियल मास कितना होगा हमारे पास, इनिशियल मास होगा किसका, यूरेनियम का। यूरेनियम का होता है 235, ये तो हम रफली लिखते हैं, पर एग्जैक्टली कितना होता है 235.0439, और न्यूट्रॉन का कितना होगा 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना। ये मास हो गया। फाइनल कितना होगा बेरियम और क्रिप्टॉन का, तो ये कितना होगा 141.9139 प्लस 91.8973 प्लस 3.0261, ठीक है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूट्रॉन के मास को, ठीक है ना। ये हमारे पास ये क्या था, इनिशियल मास था, इनिशियल मास था, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, फाइनल मास था। तो जो मास में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, आपका मास डिफेक्ट होगा। और इस मास डिफेक्ट से हम क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। मैंने आपको ये आई थिंक सेकेंड वीडियो में बताया था कि 1 AMU जो है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा मास डिफेक्ट का, उसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आएगा 200.4 या 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने यही बोला था कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिलती है, ठीक है ना। समझ आई ये बात। अब ये तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन की बात, एक यूरेनियम की बात करी है, पर 1 ग्राम में भी, 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ, 1 ग्राम यूरेनियम में भी कितने एटम होते हैं वहाँ पर, 2.56 इंटू 10⁻21 होते हैं। तो ये इतने ज़्यादा यूरेनियम रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो एक न्यूट्रॉन को हमने यूरेनियम के साथ स्ट्राइक कराया, बेरियम और क्रिप्टॉन मिले और वहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकल गए, 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर से आगे इस 1 ग्राम के अंदर इतने सारे एटम हैं, उन सब के साथ रिएक्ट करेंगे, उन सब के साथ रिएक्ट करेंगे, तो लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी और हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। अगर मान लीजिए सभी के सभी न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनटू क्या हो जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतनी एनर्जी हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। तो ये प्रोसेस जो है ना आपकी, अब देखो यहाँ से 2 बातें पता लगी हमें। एक तो ये कि जो न्यूक्लियर फिजन है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है ना। एक बार मास डिफेक्ट होने की वजह से वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगभग रिलीज़ कर रहा है। और फिर वो क्योंकि 3 न्यूट्रॉन साथ में और भी निकल रहे हैं, वो भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। अगर तो ये प्रोसेस आपकी अनकंट्रोल्ड है, अगर आपकी ये प्रोसेस कैसी है, अनकंट्रोल्ड है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वो बहुत ज़्यादा विनाश कर सकती है, बहुत डिज़ास्टर कर सकती है। और एटम बॉम्ब जो है ना उसका भी यही प्रिंसिपल है, ठीक है ना। एटम बॉम्ब का भी यही प्रिंसिपल है कि आप न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को अनकंट्रोल्ड मैनर में कराओ तो वहाँ पे वो क्या कहलाएगा, एटम बॉम्ब कहलाएगा, ठीक है ना, एटम बॉम्ब कहलाएगा। पर अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको कैप्चर करना पड़ेगा, या कुछ 100% तो न्यूट्रॉन्स रिएक्ट नहीं करते हैं। मैंने एक वर्ड बोला था कि भाई 2.56 इंटू 10⁻21 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैंने बोला था कि हर एक यूरेनियम जो है वो रिएक्ट करेगा अगर न्यूट्रॉन से। इसका मतलब हर एक नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ है बीच में। क्या है कि कुछ न्यूट्रॉन्स जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि जो आपका यूरेनियम का सोर्स है ना वो 100% प्योर नहीं होता, ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है। और वो इम्प्योरिटी किसकी होती है, कैडमियम की होती है, ठीक है ना, कैडमियम की होती है या बोरोन की होती है, ठीक है ना। और इस कैडमियम या बोरोन के साथ वो न्यूट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या कुछ न्यूट्रॉन जो हैं आपके वो लीक हो जाते हैं। लीक होने का मतलब क्या है कि जो डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम का वो प्रॉपर अगर नहीं है
तो लीकेज कुछ हो सकती है, पर लीकेज को कम करने के लिए हम प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो लीकेज नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद मैंने जो रिएक्शन बताई थी वो बताई थी आपको यूरेनियम 235 की, ठीक है ना। और अबंडेंस जो है ना, देखो 3 मैंने बोला था आपको यूरेनियम के टाइप्स, 233, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ठीक है ना, 235, 233 और ये 238, ठीक है ना। तो जो हमें अबंडेंस मिलती है इसकी तो है 0.006%, ठीक है ना। इसकी कितनी है 0.714%, इसकी कितनी है 99.28%। तो जब यूरेनियम 235 मिलता ही कम है तो उसकी रिएक्शन भी तो कम ही होंगी ना, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड अगर है तो वो एक्सप्लोसिव का काम करेगी, एटॉमिक बॉम्ब का काम करेगी। पर अगर हम उसको कंट्रोल्ड वे में करें, कंट्रोल्ड वे में कैसे कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन को कैप्चर करके, ठीक है ना। अगर कंट्रोल्ड वे में करेंगे, इसको कैप्चर करके, न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके करेंगे तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से हम कोई भी पावर प्लांट रन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 के साथ स्ट्राइक होता है, ठीक है ना, 92, तो वो न्यूट्रॉन्स हमारा कौन सा था, स्लो न्यूट्रॉन्स था। स्लो न्यूट्रॉन का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है ना। इसकी ये जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है ना, इनके पास लगभग कितनी एनर्जी होती है, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, ठीक है ना, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास के अराउंड होती है, ठीक है ना। और अगर मुझे स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो न्यूट्रॉन्स बाद में निकले इस रिएक्शन में, यहाँ पर इस रिएक्शन में आपके पास एक क्रिप्टॉन बना था और एक बेरियम बना था और प्लस यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इनको, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और अब हमें क्या चाहिए, फिर से थर्मल न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स को कैसे बन के डेवलप कर सकते हैं, अगर हमारे पास मान लो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को मॉडरेट में पास कराएंगे, जैसे D2O, ड्यूटेरियम जिसको हम बोलते हैं, हैवी वाटर, ठीक है ना, हैवी वाटर या ग्रेफाइट से पास कराएंगे। तो फिर ग्रेफाइट से पास कराने के बाद एक तो ये जो आपके ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, जो यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकले हैं जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हैं, ये स्लो डाउन हो जाएंगे और स्लो डाउन होने के बाद आपको फिर से रिएक्शन डेवलप करेंगे, ठीक है ना। यानी फिर से आपको बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फिजन हो गया ये, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऐड होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में बताया था कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना, इस तरह से बनाया था ना कि जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 लाइटर न्यूक्लियाई ऐड होते हैं और एक हमें हैवियर न्यूक्लियाई मिलता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, सीधी सी बात है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, मर्ज होंगे, तो बीच में कूलम फोर्स भी लगेगा, कूलम बैरियर भी होगा, कूलम रिपल्शन फोर्स भी होगा, जिसकी वजह से वो इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आने से रोकेगा, अपोज करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, आप पढ़ चुकी हो ये चीज़ पहले, ठीक है ना। तो कूलम रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर हाई प्रोवाइड कराएंगे और उस हाई टेम्परेचर की वजह से ये फिर से मर्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो न्यूक्लियर फ्यूज़न की एक लिमिटेशन है। वहाँ तो सिर्फ फास्ट न्यूट्रॉन को ड्यूटेरियम से या ग्रेफाइट से पास करा के स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करा के यूरेनियम से रिएक्ट करा दिया जाता था, पर यहाँ तो बहुत हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना, कूलम रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। देखो क्या, जो आपने ये चीज़ पढ़ी है, 3/2 kBT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/2 kBT के इक्वल होती है, ठीक है ना।
फॉर मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक के लिए आपने पढ़ा, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा। यहाँ पर के बी क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर, और के ई क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय के बी, ठीक है, बाय 3 के बी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और अगर मैं कह रहा हूँ कि कूलम्ब बैरियर जो है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, कूलम्ब बैरियर, ठीक है ना, वो कितना है, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कूलम्ब फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, और वो भी किस टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने लिखा है। और इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है 5.75 इंटू 10⁻⁻14 जूल, यानी जो हमारा न्यूक्लियाई है उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, कूलम्ब बैरियर इतना लग रहा है, तो उसको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, अगर हम वो निकालें तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पर 5.75 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 3 इंटू के बी, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3 इंटू के बी की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये सब पुट करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास 2.78 इंटू 10⁻9 केल्विन, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ठीक है ना। और जो सन का टेम्परेचर है, अगर आपको मैं बताऊं तो सन का टेम्परेचर कितना होता है आपका, अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 की रेंज में होता है, 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सन के अंदर भी कुछ आपके न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि फ्यूज़ होकर उसमें बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, हाई डेंसिटी होनी चाहिए, हाई डेंसिटी होनी चाहिए। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो डेंसिटी बहुत हाई हो या फिर उसका हम टेम्परेचर रेंज कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी टेम्परेचर रेंज करने की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल, ये फ्यूज़न पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक डिफरेंस, एक टेबल से आपको डिफरेंस कराता हूँ इस चैप्टर में, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फ्यूज़न और फिज़न, ठीक है ना, फ्यूज़न और फिज़न, फ्यूज़न और फिज़न। देखो पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक तो यही लिखोगे कि जो हैवी न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पर लाइट न्यूक्लियाई हैं वो ऐड हो जाते हैं, जो डेफिनेशन है वो लिख दी मैंने पहले डिफरेंस में। तो सेकंड डिफरेंस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है ना पर न्यूक्लियन, ठीक है ना, वो कम है, एनर्जी कम रिलीज होती है, किसके कंपैरेटिवली, फ्यूज़न के कंपैरेटिवली, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तीसरे डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर नो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर कोई हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर किसकी नीड है, यहाँ पर नीड है हाई टेम्परेचर की, बिना हाई टेम्परेचर के ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये किसके लिए है, एटम बॉम्ब के लिए है, और ये किसके लिए है, हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए है, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन बॉम्ब में अरे मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, उल्टा लिख दिया, चलो ये फिज़न लिख देता हूँ और ये फ्यूज़न लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है ना। ये आपका फिज़न है और ये आपका फ्यूज़न है, बाकी नीचे ठीक लिख रहा था मैं, ठीक है ना। फिज़न में स्प्लिटिंग होती है, फ्यूज़न में ऐड होता है, यहाँ पर एनर्जी कम रिलीज होती है, यहाँ पर ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई की नीड नहीं होती है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर की नीड होती है। ये एटम बॉम्ब का प्रिंसिपल है और ये हाइड्रोजन बॉम्ब का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप कंट्रोल्ड फिज़न रिएक्शन करा रहे हो तो वो, अगर ये कंट्रोल्ड है, अगर ये कंट्रोल्ड है तो गुड है, गुड का मतलब है कि हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है ना। पर फ्यूज़न रिएक्शन को कंट्रोल्ड नहीं करा सकते, फ्यूज़न रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो फ्यूल है ना वो हमारे पास कॉस्टली है, इसका फ्यूल क्या है, कॉस्टली है और अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है ना, कॉस्टली है और अवेलेबल भी नहीं है। इसका जो फ्यूल है वो चीप है, सस्ता है और अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई चाहिए, इसके लिए हैवियर न्यूक्लियाई चाहिए, उसकी अबंडेंस कम है, ठीक है ना। मैंने अबंडेंस बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, यूरेनियम 235 की अबंडेंस कितनी कम है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो और आगे डिफरेंस की बात करें तो आपका जो फिजन रिएक्शन है ना, ठीक है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसके बाद उसके जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बचता है उसको हम जो है वो उसको अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाते, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बचता है उसको हम डिकम्पोज नहीं कर पाते। पर यहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एकदम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किसी तरह का कोई वेस्ट यहाँ पर जनरेट नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर चेन रिएक्शन होती है, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, यानी कि 3 न्यूट्रॉन जो निकलेंगे वो फर्दर आगे दोबारा रिएक्ट करेंगे यूरेनियम के साथ, यहाँ पर कोई चेन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। ये आपका ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, मोर पॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये आपका नो पॉल्यूशन, ठीक है ना, नो पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन सब का, मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो हैवी स्प्लिट होगा लाइटर न्यूक्लियाई में, यहाँ पर लाइटर न्यूक्लियाई ऐड होंगे, यहाँ पर एनर्जी कम रिलीज होगी, यहाँ पर ज़्यादा रिलीज होगी, यहाँ पर हाई टेम्परेचर की नीड नहीं है, यहाँ पर नीड है। ये एटम बॉम्ब के लिए का प्रिंसिपल है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब का। यहाँ पर कंट्रोल्ड रिएक्शन अगर कंट्रोल्ड मैनर में करें तो बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत सारी मिल सकती है, यहाँ पर कंट्रोल्ड पॉसिबल नहीं है। ये इसके जो मटेरियल है वो कॉस्टली हैं, अवेलेबिलिटी कम है, इसके जो मटेरियल हैं वो चीप हैं, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है यूज़ करने के बाद, ये एकदम क्लीन सोर्स है, कोई वेस्ट नहीं मिलता। यहाँ पर चेन रिएक्शन होती है, यहाँ पर कोई चेन रिएक्शन नहीं होती। ये मोर पोल्यूटिंग है और ये आपका लेस पोल्यूटिंग है, नो नहीं लेस पोल्यूटिंग है, ठीक है। तो ये था आपका न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न के बारे में, ठीक है, ओके।